प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th सेकेंड प्री बोर्ड का क्वेश्चन आंसर हम बताने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो इसमें हम बता देना चाहते हैं, दो अनसीन पैसेज आएगा, एक गद्य और एक काव्य। गद्य में भी दो में से एक करना होगा, विकल्प होगा, और काव्य में से भी दो होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपका समय बचेगा, हम इसको आगे बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश, जो पहला है अपठित गद्यांश। और आपके पास क्वेश्चन पेपर है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे यहाँ से, और उसको पढ़ करके फिर क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ बता रहे हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इस पर प्रश्न है पहला कि धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? देवत्व का, व्यक्तित्व का, प्रकृति का या घमंड का? तो इसका सही आंसर होगा देवत्व का। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म कहाँ निवास करता है? नंबर 1 है समाज में, अनुभूति में, राष्ट्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्म कहाँ पर निवास करता है? अनुभूति में धर्म का निवास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो जहां अच्छाई हो। दूसरा है जहां जीवन का उच्च स्तर नहीं है, स्वर्ग में, नरक में। तो इसका सही विकल्प होगा जहां जीवन का उच्च स्तर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जीवन में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा, सुख और प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णता, ज्ञान और आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णता, ज्ञान और आनंद। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? जो गद्यांश आप लोग वहां स्क्रीनशॉट में पढ़े होंगे या जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वहां से पढ़े हैं, तो उस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक किसी भी गद्यांश का अगर देना है तो शीर्षक छोटा हो तथा ऐसा शीर्षक हो जो पूरे गद्यांश को अपने अंदर समाहित किया हो। इस बात का ध्यान रखते हुए शीर्षक निर्धारण किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस गद्यांश का आपसी सद्भाव का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, सुख का स्वरूप या धर्म का स्वरूप क्या हो सकता है इसमें? तो धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी विषय को केंद्र करके इसमें अथवा करके जो सेकंड वाला गद्यांश है, अपठित गद्यांश का सेकंड पार्ट, वो क्वेश्चन पेपर जिसके पास है वो तो लेगा ही। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट करके इस गद्यांश को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं। तो पहला इसका प्रश्न था कि मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के कौन से दो नजरिए हैं? सुख और दुख, आशावादी और निराशावादी, सत्य और असत्य या अमीर और गरीब? तो इसका सही विकल्प होगा आशावादी और निराशावादी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम इसका देखते हैं। नकारात्मकता का आशय है निराशावाद से, स्वीकार्यता से या सकारात्मकता से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा निराशावाद से। नकारात्मकता हमेशा निराशावाद को जन्म देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मिक आनंद से क्या आशय है? उपहास, मन की मौज, उदासी या अपमान? तो इसका सही उत्तर होगा मन की मौज। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जीवन में विकृति कैसे उत्पन्न होती है? जब तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है, जब सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं, जब आशावादी सोच हो, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा जब तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक मार्ग पर चलने का क्या लाभ है? दुख के सागर में डूबे रहना, जीवन में विकृति उत्पन्न होना, ज्ञान का नाश होना या सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करना? तो इसका होगा सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी दो अपठित काव्यांश से किसी एक को करना होगा। तो इसको ध्यान रखना होगा। इसमें इसको पढ़ करके जिन लोगों ने पेपर दिया है वो तो यहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं था, अगर उन्हें देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो इसको स्क्रीनशॉट करके पहले पढ़ लें, फिर आगे देखें। तो इसका पहला प्रश्न था इसमें, कवि किस पर गर्व करने की बात कर रहा है? अपने देश पर,
गांवों पर, अपने आप पर या अपने कार्यों पर। तो इसका सही विकल्प होगा अपने देश पर। प्रश्न देखते हैं इसका। आर्य संतान कौन है? भारतवासी, चीनी लोग, भूटानी नेपाली या पश्चिम के लोग? तो इसका सही विकल्प होगा भारतवासी। हमारे देशवासी सदा संचित करते थे। क्या संचित करते थे? कविता के आधार पर सत्यवादिता, वाणी की मधुरता, शक्ति या दान। इनमें से क्या करते थे? तो सही विकल्प होगा दान। देखते हैं। काव्यांश में जीवन जीने का उद्देश्य वर्णित हुआ है। साहसी बनना, दानी होना, शांति से रहना या देश के लिए सर्वस्व त्याग करना। तो इसका सही विकल्प इसमें है देश के लिए सर्वस्व त्याग करना। काव्यांश का उचित शीर्षक, जैसा कि मैंने गद्यांश में बताया था उसी तरह से काव्यांश में भी है। पूरी कविता को पेशेंस के साथ पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ करके समझना है। कोई एक कठिन शब्द हो सकता है जिसे आपको पता न हो उस शब्द का अर्थ, क्योंकि अनसीन इसको बोलते हैं, अपठित, जो पढ़ा नहीं है। तो एक आध शब्द ऐसे हो सकते हैं जिसका अर्थ आपको पता नहीं हो, तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसके आसपास के और वाक्यों के या कविता की लाइनों के आधार पर हम उसका अनुमानतः अर्थ लगा लेते हैं और उसके आधार पर कविता का जो मूल भाव है उस मूल भाव के आधार पर हम उसका अर्थ लगा करके उसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि शीर्षक मैंने गद्यांश से बताया था, काव्यांश का उसी तरह से शीर्षक है। शीर्षक छोटा हो लेकिन पूरी कविता को, पूरे काव्यांश को या गद्यांश को जिसका भी शीर्षक लिखना हो अपने आप में समाहित करता हो भाव को, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? प्रतिज्ञा, अतिथि, हमारा प्यारा भारतवर्ष या अभिमान। इसका सही विकल्प है हमारा प्यारा भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में इस पोएम में बताया गया है। प्रश्न हम चलते हैं सेकंड वाला जो अनसीन काव्य है, अपठित काव्यांश का सेकंड पार्ट, अथवा करके इन दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, पढ़ करके समझना दोनों को है, क्योंकि बिना समझे बिना पढ़े हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सरल है, कौन मुझे ज्यादा आ रहा है, किन काव्यांश के प्रश्नों को हम सरलता से कर रहे हैं, दोनों में से तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे जो जिनके पास पेपर नहीं है, जिनके पास है वो तो पढ़े ही हैं। तो इसका पहला प्रश्न था कि बायोडाटा क्या है? एक आवरण है, एक नकाब है, एक परिचय पत्र है या उपयुक्त सभी है? इसमें से है क्या? तो उपयुक्त सभी है। बायोडाटा के विषय में बता रहे हैं कवि कि सब नकाब भी है, आवरण भी है। आईना शब्द का शाब्दिक अर्थ है दर्पण, नकाब, सच्चाई या तस्वीर। इन चारों में से कौन सा सही विकल्प है? तो दर्पण है। आईना दर्पण को बोलते हैं। मनुष्य अपने बायोडाटा में दूसरों को कितना चेहरा दिखता है? मनुष्य का जो अपना बायोडाटा है उसमें दूसरे को कितना चेहरा दिखाता है? तो पूरा दिखाता है या आधा अधूरा दिखाता है या थोड़ा अधिक दिखाता है या चेहरे का अधिकांश भाग दिखाता है? तो कितना दिखाता है? इसका सही विकल्प होगा आधा अधूरा दिखाता है। चलते हैं, बायोडाटा में क्या होता है? आदमी की असलियत, आदमी की सच्चाई, आदमी जो होता है वह दिखता नहीं, आदमी जो दिखता है वही होता है। इसका सही विकल्प होगा आदमी जो होता है वह दिखता नहीं है। इस कविता का उचित शीर्षक है, अब कविता का शीर्षक भी बताना है इसमें भी। तो कविता का शीर्षक के लिए मैंने बताया था कि कविता छोटा शीर्षक हो और पूरे भाव को समाहित करता हो। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? बायोडाटा, चेहरा, परिचय या सभी गलत। इस तीनों में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन सा सही है? तो बायोडाटा, क्योंकि बायोडाटा के विषय में ही बता रहे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये व्याकरण से संबंधित है। इस साल से व्याकरण में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हीं में से आंसर देना है। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक प्रकाश ही प्रकाश है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। किस प्रकार का वाक्य है? यह वाक्य सरल है, मिश्र है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? कौन सा वाक्य है ये? तो इसका उत्तर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित होता है। डिटेल पढ़ना है तो वीडियो में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, पूरा मैंने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य है। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ कि कुहासा छट गया। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा।
सूर्योदय हुआ, कुहासा छट गया। इसका सही विकल्प है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा के आ जाने पर मोर खुश होकर नाचने लगे। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में क्या चेंज होगा, परिवर्तन होकर के संयुक्त वाक्य में ये क्या हो जाएगा? वर्षा आने पर मोर खुश होकर नाचने लगे। सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। इसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित होगा? वर्षा आ गई और मोर खुश होकर नाचने लगे, या जैसे ही वर्षा आई, यहाँ वर्षा होना चाहिए, वर्ण लिखा हुआ है, मोर खुश होकर नाचने लगे। वर्षा में मोर खुश होकर नाचने लगे, वर्षा आते ही मोर खुश होकर नाचने लगे। तो इसका सही विकल्प है वर्षा आई और मोर खुश होकर नाचने लगे। संयुक्त वाक्य में दो समाप्य क्रिया होती है, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो इस आधार पर विकल्प ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, देश को ऐसे युवा चाहिए जो अनुशासित हो। रेखांकित उपवाक्य का भेद, ये जो रेखांकित उपवाक्य है जो अनुशासित हो, ये किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या विशेषण आश्रित उपवाक्य है? तो इसका सही विकल्प है विशेषण आश्रित उपवाक्य है। देखते हैं, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। ये जो चार विकल्प दिया गया है, इन चारों विकल्प में संयुक्त वाक्य कौन सा है? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, ये मिश्र है। झूठ बोलने वाले को तिरस्कार मिलता है, सरल है। छुट्टियां होती है और बच्चे घूमने चले जाते हैं। जब तक अध्यापिका कक्षा में रहती है सब शांत रहते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा छुट्टियां होती है और बच्चे घूमने चले जाते हैं। ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। और वाच्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। किस प्रकार का ये वाच्य है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, या करणवाच्य है? तो करणवाच्य तो होता ही नहीं है, तो इसका सही विकल्प है कर्तृवाच्य। हम देखते हैं, प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। कर्तृवाच्य, यहाँ वाच्य होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, कर्तृवाच्य होगा यहाँ पर, तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों की घोषणा की। प्रधानाचार्य पुरस्कारों की घोषणा करेंगी। प्रधानाचार्य से पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है। इन चारों में सही विकल्प है प्रधानाचार्य ने पुरस्कारों की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं बैठ नहीं सकती। प्रस्तुत वाक्य भाववाच्य में बदलिए। मैं बैठ नहीं सकती, इसको भाववाच्य में बदलना है। मुझसे बैठा नहीं जाता है। मैं बैठ सकती हूँ, मुझे बैठना नहीं है। मुझसे बैठा जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा मुझसे बैठा नहीं जाता है। प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए। राहुल हंसता है, अब चला जाए। बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए गए। हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। तो सही विकल्प है बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए गए। कर्मवाच्य में परिवर्तन इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है? भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, बाकी सब भाववाच्य होगा, एक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहला है बच्चों से सोया नहीं जाता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। गर्मियों में बच्चों से खूब नहाया जाता है। राम से चला नहीं जा सकता। तो इसका सही विकल्प है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखते हैं, वह दिन भर पढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पद परिचय से संबंधित प्रश्न है यह। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। दिन भर पर अंडरलाइन किया गया है, इसका पद परिचय करना है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक वचन पुल्लिंग है, या कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ता है क्रिया का विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण एक वचन पढ़ता रहता है क्रिया का विशेषता बता रहा है, या भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग कर्ता कारक। इनमें से क्या है? तो सही विकल्प है कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन भर समय को बता रहा है, पढ़ता रहता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। हिमालय से, इसका पद परिचय करना है। तो ये जातिवाचक संज्ञा संबंध कारक पुल्लिंग एक बहुवचन है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक स्त्रीलिंग एक वचन, या जातिवाचक संज्ञा करण कारक पुल्लिंग एक वचन, या व्यक्तिवाचक संज्ञा अपादान कारक पुल्लिंग एक वचन। तो इसका सही विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अपादान कारक
पुल्लिंग एकवचन, हिमालय से निकल करके, तो अपादान कारक है और एकवचन हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता। रेखांकित पद का सच्चा का पद परिचय करना है, तो गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है या सर्वनामिक विशेषण है या जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका सही विकल्प होगा गुणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग, मित्र विशेष्य की विशेषता बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मेरी बात सुनकर बहुत हंसता था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हंसता था। रेखांकित पद का परिचय दीजिए, हंसता था। गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक वचन या सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल या अकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग। तो इसका सही विकल्प होगा अकर्मक क्रिया है। क्या हंसता है तो नहीं मिल रहा है, कौन हंसता है तब मिलेगा, तो यह कर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग भूतकाल है। अंग, परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। परिश्रम के बिना धन प्राप्त नहीं होता। रेखांकित पद का परिचय देना है। संबंध बोधक अव्यय परिश्रम और धन के संबंध का द्योतक है या समुचय बोधक अव्यय है, परिश्रम और धन को बताता है, या विस्मयादि बोधक है या निपात है। तो इसका सही विकल्प होगा संबंध बोधक अव्यय है, धन और परिश्रम और धन को जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, भय, निर्वेद, उत्साह। तो इसका विस्मय का स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का, वीर रस का, रौद्र रस का या भयानक रस का। रस भी पढ़ना है तो वीडियो है, आप लोग चैनल खोल करके रस के विषय में भी वहां से पढ़ करके समझ सकते हैं। केवल आंसर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रस पूरा बताया गया वहां पर, समझ सकते हैं आप। इसका सही विकल्प होगा रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव होता है। अब यह एक कविता दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा रस है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, उपयुक्त कवि पंक्तियों में निहित रस बताइए। यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है पंक्तियां, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है या शांत रस है या करुण रस है या वात्सल्य रस है। तो इसका सही विकल्प है वात्सल्य रस। माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम दर्शाया जाता है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो रस का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसका सही विकल्प है श्रृंगार रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, घृणा, शोक या रति। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, इसमें अनसीन पैसेज की तरह होगा, पर यह पढ़ा हुआ जो गद्यांश है, पढ़ी हुई पुस्तक से गद्यांश, उस गद्यांश पर प्रश्न पूछा जाएगा। यह भी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाएगा। तो यह चैप्टर का ही है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम कर देता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेंगे, जिनके पास क्वेश्चन पेपर है वहां से। हलदार साहब किस सोच में पड़ गए? आज दफ्तर में क्या कार्य करना है? यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? या आज कैप्टन से मिलेंगे? कैप्टन कैसे मर गया? तो इन चारों विकल्पों में से आंसर देना है। अब इस जो गद्यांश दिया गया, इसी गद्यांश के आधार पर आंसर देना है, इस बात का ध्यान रहे। तो इसका सही विकल्प होगा, यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो देश कैसे चलेगा। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्बे की हृदय स्थली में क्या था? सुभाष का घर था, सुभाष की प्रतिमा थी, पान वाले की दुकान था या सुभाष का दफ्तर था। तो क्या था उसमें? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी, मूर्ति लगी हुई थी उस हृदय स्थली में कस्बे की। कैप्टन कौन था? पान वाला था, अध्यापक था, हलदार साहब या चश्मा बेचने वाला? सही विकल्प है चश्मा बेचने वाला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा ऐसा ख्याल हलदार साहब को क्यों आया? क्योंकि कैप्टन मर गया था, कैप्टन शहर गया था, सुभाष का चश्मा टूट गया था या कैप्टन लंगड़ा था? इसका सही विकल्प होगा कैप्टन मर गया था। तो अब सोच लिए कि अब तो चश्मा होगा नहीं, क्योंकि बदलने वाला ही नहीं रहा, तो चश्मा कौन बदलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हलदार साहब ने ड्राइवर से क्या कहा? चौराहे पर रुक जाना, पान चौराहे पर खाएंगे, चौराहे पर रुकना नहीं, पान आगे कहीं खा लेंगे, या चौराहे पर गाड़ी धीमी चलाना। तो उसने कहा था कि चौराहे पर रुकना नहीं, पान आगे कहीं खा लेंगे।
उनको निराशा हो गई थी कि अब तो चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर होगा नहीं, क्योंकि कैप्टन चश्मा वाला मर चुका है। तो निराश हो गए थे, इसलिए चौराहे पर रोकने मना कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गोविंद भगत, क्वेश्चन नंबर 8। बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु को उत्सव क्यों मान रहे थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने बेटे की मृत्यु को उत्सव क्यों मान रहे थे? क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि बीमार होकर जीना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ था, क्योंकि उस सुस्त पुत्र से उन्हें मुक्ति मिल गई थी। तो सही इसका विकल्प होगी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था, इसलिए कहते थे आत्मा ने परमात्मा से मिल गया, इसलिए खुशी मनाने का अवसर है, खुशी मनाओ। लेखक रोज ऐसे दृश्य दिखता है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने क्यों कहा कि ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान की आंखें खुल गई। लेखक रोज ऐसे दृश्य देखता है इसलिए कहा, या लेखक ने ऐसा कभी नहीं देखा था, या बिना खाए भूख मिट सकती है, या बिना घटना पात्र की कहानी लिखी जा सकती है। तो इसका सही विकल्प होगा कि बिना घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है, व्यंग्यात्मक लहजे में लेखक ने कहा। चलते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ये पुस्तक से लिया गया पाठ है जो कविता, इस काव्य के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या क्वेश्चन पेपर जो है हम शुरू में देख लेंगे। कौन विकल और उन्मन थे? सूरज, चांद, या तारे, या विश्व के सभी लोग? तो सही विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ निदाघ किसका प्रतीक है? गर्मी का, सर्दी का, वसंत का, या वर्षा का? तो ये सही विकल्प इसका है गर्मी का। बादल गरजों में कौन सा अलंकार है? बादल से गरजने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका सही विकल्प होगा उपमा, श्लेष, मानवीकरण, या अनुप्रास, इनमें से। तो इसका सही विकल्प है मानवीकरण। बादल से गरजने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए हम। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बादल किसका प्रतीक है? भूख का, दुख का, क्रांति का, यहाँ क्रांति की स्पेलिंग गलत है, क्रांति लिखा हुआ है, कॉमा नीचे यहाँ रहा होगा क्रांति, या प्यास का? तो इसका सही उत्तर होगा क्रांति का। प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? जो पद्यांश अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था उसके कवि का नाम पूछ रहा है। सूरदास जी हैं, निराला जी हैं, या जयशंकर प्रसाद, या ऋतुराज? तो सही विकल्प इसका है निराला जी। प्रश्न चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 10। गोपियों के जीवन का आधार कवि ने किस अवधि को बताया है? गोपियों के जीवन का आधार कवि ने किस अवधि, किस समय को बताया है? उद्धव के लौट कर आने की अवधि को, कृष्ण के लौट कर आने की अवधि को, या गोपियों के आपस में मिलने की अवधि को, या योग साधना की अवधि को? तो इसका सही विकल्प होगा कृष्ण के लौट कर आने की अवधि को। कन्यादान कविता में माँ ने स्त्री जीवन के बंधन किन्हें कहा है? यहाँ माँ की स्पेलिंग गलत है, मौ लिखा हुआ है, यहाँ मात्रा नहीं रहेगा, यहाँ इसको सही कर लेंगे। कन्या कविता में माँ ने स्त्री जीवन के बंधन किन्हें कहा है? वस्त्र आभूषण को, समाज को, अशिक्षा को, या अत्याचार को? तो सही विकल्प इसका है वस्त्र और आभूषण को। देखते हैं, प्रश्न तो खत्म हो गया। इस तरह से बहुविकल्पी 40 प्रश्न पूरे हो गए। अभी हमने बताया था कि आप लोगों को कि अनसीन पैसेज को करने के लिए क्या करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड जैसा कि 15 मिनट समय देती है, 15 मिनट समय में आप लोग केवल अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश और काव्यांश, 2 गद्यांश होगा, 2 काव्यांश होगा, तो चारों को पढ़ना होगा, समझना होगा अच्छे से उस 15 मिनट में, और किसी क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी अगर प्रश्न आप पढ़ते भी हैं तो फिर करते समय उसे पढ़ना होगा, तो अभी पढ़ने से समय बर्बाद होगा। तो केवल अनसीन पैसेज 4 जो होंगे उसमें से 2 करना होगा। चारों को पढ़िए, समझिए, एक बार अगर दिक्कत होती है तो दोबारा पढ़िए और ध्यान से समझ करके उसके प्रश्न को, अब 2 विकल्प गद्यांश का होगा और 2 काव्यांश में से एक करना होगा, तो 2 गद्यांश को पढ़ करके देखेंगे कि किस गद्यांश का प्रश्न हमें अधिक सरलता से आ रहा है, किसमें कंफ्यूजन है। तो जिसमें कंफ्यूजन अधिक होगा या होगा एक भी, उस गद्यांश को छोड़ देंगे। जिसमें कंफ्यूजन कम से कम होगा या नहीं होगा उस गद्यांश को करेंगे। मैंने बताया था उस बीच में भी कि अगर पढ़ते समय कोई कठिन शब्द आ भी जाता है, जैसे अनसीन काव्यांश में, अपठित कविता में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपठित कविता दे दिया जाए, तो थोड़ा बहुत एक आध शब्द ऐसे हो सकते हैं जो किसी को भी नहीं आए,
सबके साथ इसी समस्या हो सकती है इस तरह की कि एक दो शब्द ऐसे कठिन आ गए उसमें जो समझ नहीं आ रहा है उसका अर्थ क्या होगा। तो उससे घबराना नहीं है, कविता का मूल भाव समझना जरूरी है। कविता के मूल भाव को समझ गए तो उसी आधार पर उसका अर्थ हम अनुमानतः लगा लेंगे और लगा करके उसका आंसर देखेंगे। अब दोनों गद्य और दोनों काव्य चारों पढ़ना है तो 15 मिनट का समय ज्यादा नहीं है, कम ही है। बड़ी सावधानी से पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा। फिर उसमें आप यह निर्णय ले लेंगे कि इस गद्यांश दो में से कौन सा करना है, इन दोनों काव्यांश में से कौन सा करना है, और उसके आंसर मन में देख लेंगे कि कौन सा सही है। जैसे ही बेल बजी लिखने के लिए तो सबसे पहले गद्यांश दोनों करके अपना काम खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे प्रश्न पढ़िए, उसके आंसर ढूंढते रहिए, करते रहिए। तो इससे आपका समय बच जाएगा। जो बेल होने के बाद फिर गद्यांश को समझने में जो समय लगाएंगे और अभी बाकी क्वेश्चन को पढ़ने में जो समय व्यर्थ करेंगे उससे बचाना होगा। तब आप बेहतर ढंग से सुंदर राइटिंग में अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।